Hello everyone, welcome back to this online platform शिवालिक स्टडी अड्डा। माई सेल्फ महिमा त्रिवेदी। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल और भूगोल विषय से संबंधित चाहे वह एकेडमिक एग्जाम्स हो और या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनसे रिलेटेड कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अभी तक आपने चैनल पर देखा है कि हम टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने टीजीटी 2010 का पार्ट 2 सॉल्व कराया है। यदि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज हम उसी क्रम में देखते हैं टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर, जिन्हें हम नवीनतम आंकड़ों सहित संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? पहला है हल्का हरा, दूसरा भूरा, तीसरा है पीला और चौथा है गहरा हरा। देखिए, किसी भी मानचित्र में हम जब किसी स्थलाकृति को प्रदर्शित करते हैं तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार कुछ रंग निर्धारित किए गए हैं। जैसे आपका पर्वतीय क्षेत्रों को हम भूरे रंग से, पर्वतीय क्षेत्र को गहरे भूरे से, यहाँ पर गहरे भूरे से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर आपको पठारी क्षेत्र के लिए हम हल्का भूरे से हम पठारी क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और मैदानी भाग को पीले रंग से, प्रदर्शित करते हैं। यदि हम वनस्पति मानचित्रों को देखते हैं तो उसमें हम वनों को हरे रंग से तथा घास स्थल को हम पीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? सॉरी, जो पहला था उसका आंसर नहीं बताया, उसका आंसर होगा पीला। कृषि को हम स्थलाकृतिक मानचित्र में कृषि को हम पीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? पहला है रेडजल, दूसरा रिटर, तीसरा है कांट और चौथा है हम्बोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका रेडजल महोदय। रेडजल को, इनके बारे में कुछ और भी विशेषताएं हैं। इन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख कृति या पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी और इनकी एक और प्रमुख बुक है राजनीतिक भूगोल। इनकी जो पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, इसमें ही इन्होंने राज्य की तुलना जीव से की है। और इसी राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत की पुष्टि की है। देखते हैं फिर से। रेडजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल।
राजनीतिक भूगोल में इन्होंने राज्य की तुलना जीव से की और राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत की पुष्टि की थी। और राज्य थल से संलग्न एक जीव है, यह इनका एक प्रमुख विचार है जिसका इन्होंने समर्थन किया। इसका राइट आंसर है रेड सेल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? पहला है सुबह के 5:30 बजे, दूसरा है शाम के 5:30 बजे, तीसरा है रात का 1 बजे और चौथा है शाम के 6:30 बजे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय निर्धारित किया है। जैसे भारत का जो मानक समय है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, 82 डिग्री या इसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित करती है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखा 0 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह एक समय रेखा है, समय रेखा है। इस रेखा 0 डिग्री देशांतर से हम जो भारत है वो पूर्व में स्थित है, तो 0 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो, यदि यहाँ पे दोपहर के 1 बजे हैं तो भारत का मानक समय क्या होगा? और भारत का मानक समय आपका 5.5 घंटा आगे है, तो 1 + 5.5 घंटा, यहाँ का जो आपका समय होगा वो 6:30 बजे। दोपहर का है तो ये मतलब ये शाम के 6:30 बजे। इसका जो राइट आंसर होगा शाम के 6:30 बजे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भिद है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन। पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो इसमें मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें जो वातावरण में सर्वाधिक सांद्रण है वह है CO2 का। CO2 की उत्पत्ति कैसे होती है देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन के जलने से CO2 की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पूछा गया है मानवोद्भिद, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। इसकी जो उत्पत्ति है वह पूर्ण रूप से मानव द्वारा होती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। इसकी उत्पत्ति रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक, विलायक के तौर पर व्यापक रूप से की जा रही है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूर्णतः मानवोद्भिद है। जबकि जो मीथेन गैस है इसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं ये है आपका आर्द्र भूमि, महासागर और जंगल में लगने वाली आग। जंगल की जो आग होती है वहां से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ जनजातियां दी हैं आपकी सूची 1 में और सूची 2 में राज्य दिए हैं। पहली है कुकी, बी नंबर बकरवाल है,
सी में मोपला और डी डाफर। तो इनको याद करने का एक सही तरीका है, चाहे वर्ड हो कॉन्टेक्स्ट में पूछे और या फिर इंडिया के, तो आप एक वर्ड का मैप और एक इंडिया का मैप ले लीजिए और उसमें प्रत्येक राज्य के सामने उनमें पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों को लिख लीजिए, तो इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं। कुकी है मणिपुर की जनजाति, बकरवाल जम्मू कश्मीर, मोपला केरल और डाफर है गुजरात की प्रमुख जनजातियां। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका कृषि का प्रकार दिया है और सूची 2 में कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक और चौथा है रोपण। या हम पहले इन कृषि के प्रकार को देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है कि वन का एक क्षेत्र कोई भाग ले लिया जाता है और उसके जो वृक्ष होते हैं और झाड़ियों को जला दिया जाता है और उसमें कृषि का कार्य किया जाता है। कुछ वर्षों तक किया जाता है, जब उसकी उर्वरता समाप्त होने लगती है तो यही कार्य उसको छोड़कर दूसरी जगह पर किया जाता है, इसलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है आपका जीविका कृषि। यह मुख्य रूप से जनघनत्व वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और कृषि उनके जीविकोपार्जन भर के लिए की जाती है। तीसरा है आपका वाणिज्यिक। यह मुख्य रूप से विकसित क्षेत्रों में किया जाता है, विकसित देशों में या विकसित क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें खाद्य प्लस अखाद्य दोनों तरह के फसलों को उगाया जाता है। एक व्यापार के रूप में कृषि को किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके जितने भी शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं, जैसे प्रेरी है, वेल्ड है, पंपास है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका रोपण। इसमें कृषि नकदी फसलों को उपजाया जाता है, जैसे आपका चाय हो गया, कहवा, कोको, रबड़ आदि की खेती होती है, इनके बागान लगाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे इनको मिलाते हैं हम। 2 सेकेंड, इसको साफ कर दें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए स्थानांतरित कृषि जो है ये नागा पहाड़ियां, जीविका कृषि गंगा के डेल्टा, वाणिज्यिक कृषि है अमेरिका का प्रेरी और रोपण कृषि असम के बागान। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? पहला आंध्र प्रदेश और गुजरात, दूसरा है कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत में ये 2 आंध्र प्रदेश और गुजरात तंबाकू के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिनमें आप और विश्व के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जनगणना 2001 के अनुसार 1991-2001 में भारत में अन्य राज्य की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? पहला तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा नागालैंड और चौथा है उड़ीसा। तो ये तो पुराना डाटा है। या हम 2011 के अनुसार देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वह मेघालय राज्य की थी, जहां पर
27.95% की वृद्धि, 10 की वृद्धि देखी गई थी। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है बिहार। और न्यूनतम 10 की वृद्धि अगर देखी जाए तो वह है नागालैंड राज्य, जहां पर -0.58% की वृद्धि देखी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है रूस। तो हम नया डाटा 2021 का देखते हैं, जिसके अनुसार टंगस्टन अयस्क का प्रमुख उत्पादक जो विश्व में है, चीन प्रथम स्थान पर है, उसके बाद है वियतनाम और तीसरे नंबर पर रूस। यह नया डाटा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? पहला वाताग्र, दूसरा अपसारी बर्फ, तीसरा है शुष्क पवन और चौथा है उष्ण पवन। तो इसका राइट आंसर जो है वाताग्र। वाताग्र क्या होता है ये समझ लेते हैं। विपरीत तापमान वाली जब दो वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो उनमें अभिसरण होता है, जिसे एक विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश की उत्पत्ति होती है, जिसे हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। जैसे ध्रुवों की तरफ से उत्तर भाग से आने वाली ठंडी वायु और दक्षिण की तरफ से जाने वाली गर्म वायु जिस स्थान पर मिलती हैं तो वह एक संक्रमणीय प्रदेश बनता है, निर्माण होता है, जिसे हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति वाताग्र के माध्यम से होती है। उनकी और क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं, ठीक है। और इनका विकास 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वाताग्र। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? पहला है शीतोष्ण वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन और चौथा है शीतोष्ण घास स्थल। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या और उनकी विविधता, को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व में सर्वाधिक स्पीशीज की जो विविधता पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ या ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव प्रजातियों की जो विविधता होती है या जैव विविधता उनमें कमी देखी गई है। और इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक क्यों है? इसका मुख्य कारण है ऊर्जा और जल। जिन क्षेत्रों में ऊर्जा तथा जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है वहां पर जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है?
पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोप। यूरोप में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह नकारात्मक है, नकारात्मक विकास हो रहा है जनसंख्या का, विकास दर नकारात्मक विकास दर है 0.06%। जनसंख्या की वृद्धि दर है यूरोप में। इन सभी महाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप में सबसे कम वृद्धि दर देखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका सूची 1 में समुद्री धारा दी गई है और सूची 2 में महासागर, इनको आपको सुमेलित करना है। ए है अगुलहास धारा, बी एल नीनो धारा, सी है क्यूरोसिवो धारा और डी है बेंगुला धारा। तो अगुलहास धारा जो है आपकी हिंद महासागर, एल नीनो धारा आपकी दक्षिण प्रशांत महासागर, क्यूरोसिवो धारा है आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर और बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक में। इन सब की विशेषता देख लेते हैं। ये 3 धारा जो ऊपर की हैं यह गर्म धाराएं हैं और बेंगुला धारा आपकी ठंडी जल धारा है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन 2 नगरों को जोड़ती है? तो ये पुराना डाटा है, अब ये पूरा चेंज हो गया है। जो आपका NH2 है वह असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपंग से जोड़ता है। ठीक है, NH2 असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपंग से जोड़ता है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1325 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? पहला श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है नेपाल। तो इनका जो डाटा है 2018 के अनुसार हम देखते हैं इनको। यहाँ पर जो है इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखते हैं अधिकतम नगरीकरण तो वह है पाकिस्तान का, जहाँ पर 36.7% नगरीकरण देखा गया है। इनको हम थोड़ा लिख लेते हैं। भूटान में जहाँ पर सर्वाधिक है 40.9% नगरीकरण। उसके बाद है मालदीव, जहाँ पर 39.8%। पाकिस्तान में आपका बता दिया है 36.7% है। बांग्लादेश में है 36.6% और भारत में है आपके 34%। और वहीं नेपाल में 19.7% नगरीकरण और श्रीलंका में 18.5% नगरीकरण का स्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? 0 डिग्री देशांतर ये आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश ये आपकी भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश इसमें उत्तर और दक्षिण नहीं दिया गया है और चौथा है आपका 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर है वह 180 डिग्री देशांतर है या इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसे कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पहला शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा बृहस्पति और चौथा है मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बुध। यदि हम सूर्य के क्रम से, सूर्य के साथ क्रम से यदि हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो वह इस प्रकार है: बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह है। तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है वह आपका बुध। यह ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? पहला मर्केटर प्रक्षेप, दूसरा है नोमनिक प्रक्षेप, तीसरा ज्यावक्रीय प्रक्षेप और चौथा है मालवीय प्रक्षेप। इसका जो राइट आंसर है वह है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप की विशेषताएं क्या है? इसका नौसंचालन चार्टों की रचना में, नौसंचालन चार्ट की रचना में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विश्व के जितने भी वॉल मैप है, दीवारी मैप जिन्हें कहते हैं वॉल मैप, इसी प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं, मर्केटर प्रक्षेप पे। ठीक, और तीसरा है आपका पवनों की दिशा, इनके अतिरिक्त पवनों की दिशा तथा महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं इसी प्रक्षेप पर प्रदर्शित की जाती है, मर्केटर प्रक्षेप पर। ठीक है, नौसंचालन चार्ट में की रचना में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी दीवारी मानचित्र हैं विश्व के, इसी प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं, और पवनों की दिशा तथा महासागरीय जलधाराओं को इसी प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर है मर्केटर प्रक्षेप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? पहला अरीय, दूसरा है तारा, तीसरा है पंखा प्रतिरूप और चौथा है अनियमित प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरीय प्रतिरूप। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अरीय प्रतिरूप का अधिवास प्रतिरूप देखने को मिलता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में इसको स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। पहला कावेरी नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी के किनारे आगरा, मेरठ, दिल्ली, मथुरा आदि बड़े शहर स्थित हैं, जिनका औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो डायरेक्ट जल में मिला दिया जाता है, जिससे वहां का जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। इसको देखते हैं। ठीक, तमिलनाडु राज्य में ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो होने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा जो होती है वह नहीं प्राप्त होती है, बल्कि जाड़े की ऋतु में अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें जो होती हैं वह स्थल खंड से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, जिसके कारण उनमें
नमी की मात्रा नगण्य होती है, परंतु जब ये उत्तर पूर्वी पौने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो इनमें पर्याप्त मात्रा में ये नमी को सोख लेती हैं और आर्द्रता इनमें काफी अधिक हो जाती है, जिसके कारण यह जब ये तमिलनाडु के तट के पास पहुंचती है, पूर्वी घाट के पर्वतों से टकरा कर ये कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा करती है। यही कारण है कि तमिलनाडु के तट पर जाड़े की ऋतु में अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। पहला पोडू, दूसरा है झूम, तीसरा है डहया और चौथा है पोनम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है झूम। असम में स्थानांतरणशील कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो ये पोडू है यह आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में इसे स्थानांतरणशील कृषि को डहया के नाम से, और ओनम केरल में ओनम के नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? पहला है आपका खादर, दूसरा बांगर, तीसरा है भाबर और चौथा है तराई। तो इसका जो राइट आंसर है, दलदली और वनाच्छादित भूमि को हम तराई बेल्ट के नाम से या तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार अब समझ में आएगा आपको। उसको जो गिरिपदीय क्षेत्र होते हैं इन्हें हम भाबर के नाम से जानते हैं। जब कोई नदी पर्वतीय भाग से प्रवाहित होती हुई नीचे आती है मैदानी भाग में, तो वो अपने साथ अवसाद के रूप में बड़े कंकड़ और पत्थर को जमा कर देती है, जिसके कारण जो नदियां होती हैं वो इस क्षेत्र में लगभग लुप्त हो जाती हैं। और इसके दक्षिण में जो स्थित ये क्षेत्र है इसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में जो लुप्त हुई नदियां हैं वह पुनः इस तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं, पुनः सतह पर आ जाती हैं, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है ये अत्यंत दलदली क्षेत्र बन जाता है, जो घने वनों एवं जीव जंतु और पशु पक्षी भी यहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इसके दक्षिण में हम देखते हैं बांगर, इसको हम कहते हैं बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और यह है आपका जैसे नदी घाटी, और इसके आसपास के जो ये मैदानी भाग है, बाढ़कृत क्षेत्र जो है ये मैदान, इन्हें हम कहते हैं खादर। खादर मुख्य रूप से नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित क्षेत्र होते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा भाबर, तराई क्षेत्र उसके दक्षिण में, फिर बांगर, खादर, इस प्रकार से इनका क्रम है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को हम क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है तराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सुंदर वन किस प्रकार के वन हैं? पहला ज्वारीय वन, दूसरा है मानसूनी वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन और चौथा है शंकुधारी वन। इसका जो राइट आंसर है वह है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन मुख्य रूप से नदियों के
डेल्टाई क्षेत्र में, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। या भारत में जैसे गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्वारीय वन की अधिकता पाई गई है। वहां पर ज्वारीय वन मिलते हैं और इन्हें हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से ज्वार एवं डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यह मुख्य रूप से ज्वार और उच्च समुद्री लहरों से घिरे होते हैं। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसका एल्बिडो उच्चतम होता है? एल्बिडो क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सौरिक विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, सौरिक विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग तो वस्तु जो होती है वो अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग उसका वस्तु अवशोषित कर लेती है, जबकि कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। इसी वापस जो विकिरण है, सौरिक विकिरण जो वापस किया है अंतरिक्ष में, इसको हम एल्बिडो कहते हैं। समझ में आ गया? सौरिक विकिरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग वस्तु अवशोषित कर लेती है तथा उसका कुछ भाग वस्तु वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिसको हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो पूछा है क्वेश्चन, एल्बिडो उच्चतम होता है, वह है, उसका जो राइट आंसर है वह है गलनशील हिम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो पहला है पीलियन, दूसरा हवाईयन, तीसरा है स्ट्रोम्बोलियन और चौथा है वॉल्केनियन। पहले देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी उद्गार दो रूप से होता है, एक केंद्रीय उद्भेदन होता है और एक दरारी उद्भेदन होता है। केंद्रीय उद्भेदन एक सक्रिय नली के सहारे छिद्र से, एक सक्रिय नली के सहारे जब लावा छिद्र से ऊपर आता है तो इसे हम केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। और दरारी उद्भेदन में लावा एक दरार के माध्यम से जब ऊपर आता है तो इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। ये जो आपके चार दिए हुए हैं, पीलियन, हवाईयन, स्ट्रोम्बोलियन और वॉल्केन, ये चारों आपके केंद्रीय छिद्र उद्भेदन है, जिसमें सबसे जो विस्फोटक है वह है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, सर्वाधिक विस्फोटक और सर्वाधिक विनाशकारी। सर्वाधिक विस्फोटक और सर्वाधिक विनाशकारी होता है। उसके बाद जो वॉल्केनियन है आपका, यह भी विस्फोटक होता है, भयंकर विस्फोट होता है इसमें भी विस्फोटक। और ये जो हवाईयन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, जो एक शांत ढंग से इसका उद्भेदन होता है, शांत ढंग से इसका उद्भेदन होता है, किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं होता। इसका राइट आंसर है हवाईयन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है सूची 1 में आपके स्थल रूप दिए हैं और सूची 2 में प्रक्रिया दी हुई है। ए निक पॉइंट, बी घोल रंध्र, सी है अधिकेंद्र और डी है जलोढ़ पंख।
तो निक पॉइंट जो है आपका ये पुनर्युवन से निर्मित होता है, और घोल रंध्र आपकी कास्ट शिलाकृति है। अभिकेंद्र अधिकेंद्र भूकंप से रिलेटेड है, और ज्वाला जलोढ़ पंख ये नदी द्वारा निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है? पहला दोदा बेटा, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा महाबलेश्वर और चौथा है अनाईमुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। और जो आपका ये दोदा बेटा है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है। अनाईमुड़ी जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर, लगभग 2696 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और महेंद्रगिरी यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला टॉलमी, दूसरा है अरस्तु, तीसरा कांट और चौथा है इरेटोस्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? पहला पृथ्वी, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शनि, चौथा है मंगल। काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पहला कांट, दूसरा हॉयल, तीसरा मोल्टन और चौथा है लाप्लास। तो जो निहारिका परिकल्पना है वह आपकी लाप्लास ने की थी। इसका जो राइट आंसर है वह है लाप्लास। अन्य देख लेते हैं हम। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना 1976 में प्रतिपादित की थी। वहीं कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित की थी 1755 में। मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना, मोल्टन तथा चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना 1904 में, तथा हॉयल और लिटलिटन ने सुपरनोवा परिकल्पना का प्रतिपादन किया था 1939 में। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।